क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम रिव्यू कर रहे हैं नेक्सॉन। टाटा की नेक्सॉन गाड़ी है ये। 2020 में एक इसका फेसलिफ्ट वर्जन आया है। मैंने पर्सनली बाय किया है इसका XM मॉडल, और XM इसका बेसिकली म्यूजिक वाला मॉडल है। अनडाउटेडली इसका म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि गाड़ी का रिव्यू देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से काफी लोग ऐसे होते हैं जो BMW और ये सब गाड़ियां चला रहे होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि BMW और ये सब चलाने के बाद अगर आप कोई दूसरी गाड़ी चलाओगे नॉर्मल ब्रांड की, तो कहीं ना कहीं आपको वो एक कमी उसमें बहुत सारी दिखेंगी। तो मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने गाड़ी दो रखी थी अभी तक, एक निसान की माइक्रा डीजल और उसके बाद मैंने एक रखी XUV 500। यस, ये दोनों ही मैनुअल में गाड़ियां थी। इवेंचुअली मैंने प्लान किया कि मैं नेक्सॉन की ऑटोमेटिक पेट्रोल लूं। उसके दो रीजन थे। एक कि मैं दिल्ली NCR रीजन से हूं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम है कि डीजल गाड़ियां ज्यादा लंबी रख नहीं सकते। मैं एज एन इंडिविजुअल ऐसा बंदा हूं जो अपनी गाड़ी को पूरा मेंटेन रखता है और A1 कंडीशन में रखता है। मेरी निसान माइक्रा को भी बेचने का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो मेरी गाड़ी थी उसको 10 साल पूरे होने वाले थे अभी अप्रैल में, और मैंने फिर उसको मार्च में ही निकाल दिया। नेक्सॉन जो है वो मैंने अभी रिसेंटली ली है। इनफैक्ट लॉकडाउन से पहले ही ली थी, अगेन मार्च के अंदर ही। और आज ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूं मैं आपको समवेयर अराउंड 27 अप्रैल के आसपास। एंड वही है कि मैं अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्लस परचेज एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। टाटा का रेट्स ऑल ओवर द कंट्री एंड थिंक ऑल ओवर द डीलरशिप सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। आपको एज एन इंडिविजुअल शायद हो सकता है कोई डीलर कंसेशन दे दे। एक बहुत बड़ा इशू है हैंडलिंग चार्ज का, कि हैंडलिंग चार्ज 9-9.5 हजार ले रहे थे या 8 हजार के आसपास कुछ था। उसके लिए डिस्प्यूट किया मैंने, लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं। उन्होंने कहा भाई हमारे अगर गाड़ी लेनी है तो हैंडलिंग चार्ज देना पड़ेगा। इवेंचुअली मैंने इग्नोर किया। XM मैंने क्यों लिया और XZ क्यों नहीं लिया, उसका सिंपल रीजन था क्योंकि मैं गाड़ी को करता हूँ कस्टमाइज। मेरी XUV 500 मैंने टॉप मॉडल लिया हुआ है W10, जिसमें अलॉय व्हील, सनरूफ सब कुछ आता है। XZ ऑप्शनल का मेरा बजट नहीं था 13 लाख रुपए के आसपास खर्चने का। और XZ की अगर बात करूं तो मेरे को अलॉय व्हील्स कस्टमाइज करने थे। तो मैं आपके साथ गाड़ी की पिक्चर शेयर करूंगा, जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से अलॉयज मैंने लगाए हैं और गाड़ी का लुक कैसे आता है। मैंने कलर इसका लिया है फॉलियाज ग्रीन। गाड़ी मैंने प्लान करी थी अपनी वाइफ के लिए, तो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि क्लच का इशू पेट्रोल के अंदर जल्दी आ जाता है एज कम्पेयर टू डीजल। मेरी निसान माइक्रा में एक बार भी उसका क्लच का काम कोई भी नहीं हुआ 10 साल के अंदर, और गाड़ी 1,10,000 किलोमीटर चलने के बाद बिकी है। तो आप उस बात से समझ सकते हैं कि 1,10,000 चलने के बाद भी अगर गाड़ी का क्लच का काम नहीं हुआ तो मेरी ड्राइविंग कैसी होगी। अगर निसान माइक्रा की बात करूं तो मुझे वो 27 के आसपास, 27 के आसपास की एवरेज देती थी, माइलेज देती थी, और कहीं ना कहीं मैं बहुत ही खुश था उस गाड़ी से। लेकिन इस बार मैंने टाटा पे क्यों शिफ्ट हुआ, उसके दो रीजन है। पहली बात, मैंने महिंद्रा की गाड़ी ली। महिंद्रा अगेन इंडियन ब्रांड, थोड़ा सा मेरा इंडिया को लेके लव जागा हुआ है। और प्लस मैंने अगर महिंद्रा की गाड़ियों से टाटा की गाड़ी कंपेयर करी तो मुझे बहुत बेटर लगी। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी के अंदर नॉइज नहीं है। आई डोंट नो आपको भी नॉइज आ रही है कि नहीं आ रही, बट इस गाड़ी में कोई नॉइज नहीं है। इस गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि मेरे को अभी तक कोई हाईलाइट हुआ हो। मैं आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का, मैंने ना यूट्यूब पे सर्च किया लेने से पहले कि यार ऑटोमेटिक क्या सीन है, टाटा का ऑटोमेटिक कैसा है। तो यूट्यूब के अंदर मेरे को कोई ढंग का वीडियो नहीं मिला। तो मैंने कहा यार अब कैसे, मतलब तुक्के के ऊपर मैंने गाड़ी ली है फ्रैंकली बोलूं तो, क्योंकि मुझे अपने स्किल्स में पता है कि मैंने अपनी गाड़ी को संभाल के चलाना है। मेरी गाड़ी की लाइफ मैंने अच्छी रखनी है। तो मैंने लेकिन फिर भी मैंने एक रिस्क लिया। लेकिन हाँ, ये सोच के कि टाटा ने ऑटोमेटिक पहले भी अपनी गाड़ियों में निकाली हुई थी और उसका फीडबैक ठीक ही है, मतलब कोई खराब फीडबैक मुझे तो नहीं मिला। तो इफ्स एंड बट्स होते हैं। प्रिसाइसली मेरे साथ ये था कि मुझे इस पर्टिकुलर कार के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज एक दिख रही थी कि इंडियन ब्रांड है, साथ ही साथ इसके अंदर जो म्यूजिक सिस्टम है जो XM के अंदर वो बेस्ट है। अपने XUV में मैंने 70,000 रुपए खर्च के एक म्यूजिक सिस्टम लगाया, ग्लेडन कंपनी का। मॉस्चिनो का मैंने इक्वलाइजर लगाया, एम्प्स मैंने 2 लगाए, सब वूफर लगाए। तो ये मेरा साउंड का टेस्ट है। लेकिन इस गाड़ी में मैं कुछ नहीं करा रहा, 2 रीजन से। एक तो डिक्की मुझे खत्म नहीं करनी वूफर लगा के, दूसरा स्पीकर सफिशिएंट इनफ है। और मैं वो वाला बंदा नहीं हूं कि धुम धुम करके दुनिया को सुनाऊं।
मैं खुद का म्यूजिक एंजॉय करता हूँ। इवन मेरी एक्सयूवी में भी जो वूफर है वो लाइट है, बेशक एम्प वैम्प सब ओवर पावर्ड है, लेकिन सिर्फ मैंने पैसा खर्चा था अच्छे साउंड के लिए। और इस गाड़ी में बाय डिफॉल्ट XM में आपको मिल जाता है। काफी लोग वो हाइपरसोनिक के पीछे भाग रहे हैं, बट मुझे डाउट है कि हाइपरसोनिक ये साउंड क्वालिटी बाय डिफॉल्ट दे पाएगा विदाउट एनी एम्पलीफायर। हो सकता है हाइपरसोनिक विद एन एम्पलीफायर, जो हाइपरसोनिक का टच स्क्रीन सिस्टम आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो हाइपरसोनिक विद एन एम्पलीफायर शायद आपको दे दे वो साउंड जो XM बाय डिफॉल्ट देता है। मैंने फिर बेसिकली हाइपरसोनिक का भी रीजन ये था लगाने का, जो मैं सोच रहा था वो ये था कि अच्छा मतलब स्क्रीन वीन मिल जाए, गूगल मैप्स चल जाए। बट मैंने एक बड़ा अच्छा स्टैंड लगा लिया है विद वायरलेस चार्जिंग, जो कि मुझे 4000 के आसपास कॉस्ट किया, और वो मेरे फोन को वायरलेसली चार्ज भी कर देता है और साथ ही साथ गूगल मैप्स भी उस पर लग जाते हैं। तो थोड़ा जिन लोगों को ओला उबर वाली फील आती है उनको शायद वो चीज ना पसंद आए, बट वही है, ओला उबर की फील तो आपको हाइपरसोनिक के साथ भी आ जाएगी, क्योंकि आजकल उबर में भी इनबिल्ट आता है। तो खैर वो अपना अपना कॉल है। प्लस हाँ, वायरलेस चार्जिंग वाला स्टैंड है तो मेरा फोन चार्ज भी साथ साथ हो जाता है। तो एक बड़ा डिसेंट सा प्रोडक्ट है। मैं आपको उसका फोटो और वीडियो एक साथ में अटैच कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। पैरेलली अब मैं बात करता हूँ मेन ऑटोमेटिक की ड्राइविंग की। देखिए वो जरूरी है कि ऑटोमेटिक ड्राइव कैसे होती है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन सबका रहेगा। इसके कंपटीशन में मेरे पास थी आपकी Hyundai की ये गाड़ी है, क्या नाम है इसका, हाँ, इसके कंपटीशन में जो गाड़ी मेरे पास थी वो है Hyundai की Venue। और मुझे Venue में क्या पसंद नहीं आया मैं बता देता हूँ। उसके पीछे की सीट्स बहुत कॉम्पैक्ट है, पता नहीं क्यों दिया उन्होंने, और वो एक डिस्कम्फर्ट है। प्लस नेक्सॉन की सीट्स फ्रंट एंड बैक दोनों ही बहुत कंफर्टेबल है, आपको सोफे वाली फील आएगी। अनडाउटेडली आपको एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है कंफर्ट के वाइड से। और दूसरी चीज सस्पेंशन और दूसरी चीज सस्पेंशन और गाड़ी का जो बेसिकली कंफर्ट है ड्राइविंग का, जो आपको जर्मन कार्स में फील आती है गाड़ी के अंदर, मतलब सॉलिड बिल्ड और एक अच्छी हैवी चीज में आप बैठे हुए हो, वो आपको टाटा की नेक्सॉन में मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ प्रिसाइसली 2020 की, क्योंकि पहले वाली नेक्सॉन में ऑनेस्टली मैं बैठा भी नहीं, ना मैंने चलाई और ना मेरे पास उसका कोई फीडबैक है ढंग का। मैं आपको अपने टेस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ एज अ जेन्युइन कस्टमर कि मैंने ये गाड़ी ली और क्या इसमें प्लस है क्या माइनस है। पहले प्लस बता देते हैं, फिर मैं आपको माइनस भी बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज, ऑटोमेटिक गाड़ी ली है तो ऑटोमेटिक का क्या पॉजिटिव है। तो यस, सिटी ड्राइव के अंदर मैं अपनी डीजल एक्सयूवी कभी भी सोचता नहीं सपने में निकालने की, उसको मैं बना दूंगा अपनी हाईवे की गाड़ी। ऑन दी अदर हैंड सिटी में अब यही गाड़ी चलेगी। माइलेज की अगर बात करें तो मेरे को हाईवे पे इस गाड़ी ने, एक बार हाईवे पे ले गया था इसको स्टार्टिंग में, तो मुझे 17 की माइलेज इसने दी। और ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूँ सिटी मोड के अंदर, क्योंकि मेरी नई नई गाड़ी थी तो मैंने स्पोर्ट्स मोड चलाया नहीं था, तो मेरे को 17 की इसने माइलेज दी। और सिटी के अंदर इसने मुझे 11-12 के आसपास माइलेज दी। अभी काफी बार ऐसा होता है कि गाड़ी में हम बात करते रहते हैं लोगों से एसी चला के, तो उससे माइलेज डाउन होती है। तो मेरे को दिख रहा है कि शायद वही रीजन है 11 के आसपास। बट अगर डिसेंटली सिटी में मैंने गाड़ी को चलाया है बिना आइडल टाइम रखे, मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं गाड़ी में घंटों घंटों लोगों से फोन पे बात कर रहा हूँ, जो कि जनरली मेरे काम में रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो गाड़ी रोक के मैं बात करता हूँ, एसी ऑन रहता है और नेचुरली उससे आपका माइलेज डाउन होता है। अगर उसके बिना मैं बोलूँ तो मुझे 13 की माइलेज दी है, यस 13 की माइलेज दी है। लाइट पेडल के साथ मैं गाड़ी चलाता हूँ, बहुत सही है। इस गाड़ी के अंदर सबसे अच्छा ऑटोमेटिक के साथ एक कॉम्बिनेशन इन्होंने दे दिया है आपका ये इको सिटी और स्पोर्ट्स मोड का। ये एक बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया है और कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है। मैं आपको प्राइम रीजन बोलूंगा इसका, क्यों, क्योंकि ये तीनों मोड्स आपका टेस्ट को बता देते हैं ड्राइविंग में। अगर आप भगाने वाले बंदे हो तो स्पोर्ट्स मोड आपके लिए है, अगर आप ना ज्यादा भगाते हो ना ज्यादा आपको स्मूथ ड्राइव चाहिए तो सिटी आपके लिए है, और अगर आप माइलेज निकालने वाले बंदे हो, जो कि मैं था क्या हूं इनफैक्ट, तो वो आपके लिए इको मोड है। लेकिन इको मोड अगर आप कंपनी के कैटलॉग या रिव्यूज देखोगे तो लोग रेकमेंड करते हैं कि हाईवेज पे ही यूज करें, क्योंकि तब एक ही पुश के साथ आप पेडल पे प्रेशर बना के रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक एडवांटेज जो है आपको मिलता है इको मोड के अंदर कि एक स्मूथली गाड़ी चलती रहती है। अब मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में तीनों मोड समझा देता हूँ गाड़ी क्या करती है। पहले इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स क्या है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स बेसिकली समझ लो मैनुअल गियर बॉक्स है, लेकिन आप हाथ से चेंज नहीं कर रहे, आप चेंज कर रहे हो इसको ऑटोमेटिकली। अब सीवीटी से फर्क कैसे करता है, क्योंकि देखो डीसीटी जो कि मैं वेन्यू की बात कर रहा था वो बहुत एडवांस्ड है, उसको भगाने का मजा अलग है, उसको चलाने का मजा अलग है, नो डाउट।
लेकिन उसकी लाइफ और ड्यूरेबिलिटी की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि Hyundai का नया प्रोडक्ट है और बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है DCT। मेरा ना वो बजट था कि कल को 5 साल 10 साल बाद मेरी गाड़ी में कोई इशू आए तो मैं उतने पैसे खर्चूं, लाख 1.5 लाख तक लग जाएगा ना करते हुए। तो ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है जो कि आपको मिलती है DCT के, तो ये एक लिमिटेशन है जो कि आपको मिलती है DCT के अंदर। अब हम बात करते हैं कि हम इसको कंपेयर कर सकते हैं CVT के साथ। हाँ, मैं डेफिनेटली, क्योंकि CVT मैंने बताता हूं कौन सी गाड़ी चलाई है। मैंने फोर्ड की इको स्पोर्ट चलाई है CVT, मैंने शेवरले की क्रूज चलाई है CVT, आपकी होंडा की सिटी चलाई है CVT। तो होंडा की सिटी बेस्ट है, क्रूज भी बहुत अच्छी है, लेकिन क्रूज डीजल थी, खैर उसको हम अभी आउट ऑफ वो रख देते हैं। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर हाँ CVT बोलूं फोर्ड इको स्पोर्ट की, तो वो पेट्रोल ही चलाई थी मैंने, इसका कॉम्पिटिटर भी है शायद। अब क्या बेटर है, जैसे CVT में और नॉर्मल गियर बॉक्स में क्या, इसमें AMT गियर बॉक्स में क्या फर्क होता है मैं बता देता हूँ। जब आप रेस देते हो ना CVT में, तो रेस की आपको आवाज सुनाई देती है। यस, आपको रेस की आवाज सुनाई देगी, और साथ ही साथ ये एक प्रॉब्लम रहेगा छोटा सा कि आपको रेस का जो साउंड है वो बहुत तेज सुनाई देगी, और धीरे धीरे क्लच गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिकली छोड़ती है। तो वो एक कमी लगती है CVT गियर बॉक्स में कि यार मैं रेस दे रहा हूँ, आवाज आ रही है लेकिन गाड़ी चल नहीं रही है। ये कमी आपको AMT में नहीं होती, क्योंकि AMT क्या करता है, जब आप रेस दबाओगे, वो अगर गियर चेंज कर रहा है या क्लच छोड़ रहा है तो आपकी रेस की नॉइज नहीं बढ़ाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब यहाँ पे क्या फील आती है उससे कंपैरिजन में, जैसे CVT में फील आती है कि भाई मैं रेस दे रहा हूँ, आवाज भी आ रही है लेकिन गाड़ी नहीं चल रही। इसके अंदर फील क्या आती है कि मैं रेस दे रहा हूँ लेकिन ना आवाज आ रही है और ना गाड़ी चल रही है। तो समझ जाना तब गियर बॉक्स चेंज हो रहा है। तो ये इस गाड़ी का, पर्टिकुलर गाड़ी का तरीका है गाड़ी चलाने का। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं बात करूं कि उसकी अगर बात करें क्या बोलते हैं कि भागने में कैसी है, तो स्पोर्ट्स मोड में तो रॉकेट की तरह भागती है, ये फैक्ट है। 120 bhp का इसका इंजन है, मजा आता है इसको भगाने में। मैंने इसकी मैनुअल भी ट्राई करी थी, मुझे मैनुअल तो बहुत ही ज्यादा मजा आया था। मैनुअल का भी एडवांटेज बता देता हूँ, गियर बॉक्स छोटे हैं, जैसे मारुति के होते हैं ना पेट्रोल में, इसके वैसे गियर बॉक्स हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक आपको फील मारुति वाली इस गाड़ी में आएगी पेट्रोल में और मैनुअल में। डीजल के गियर बॉक्स और क्लच जो होता है लंबे होते हैं, तो थोड़े से आपको वो ट्रक वाली जो फील होती है वो लगेगी। बट मैंने इसकी डीजल ट्राई नहीं करी, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। XUV में मुझे वो फील आती है कि बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, बड़ा लंबे लंबे गियर ऐसे ऐसे मार के टर्न कर रहा हूँ, क्लच भी पूरा दब रहा है। इनमें क्या होता है, क्लच इतना दबता है, और डीजल में क्या होता है, इतना ज्यादा क्लच दबता है। तो ये फर्क होता है, लॉन्ग, इसको लॉन्ग क्लच और शॉर्ट क्लच बोलते हैं। तो एक तो इस गाड़ी का ये एडवांटेज है। दूसरी चीज जो इस गाड़ी की है वो है इसके मोड्स, जो मैंने आपको हाईलाइट किया। क्योंकि अगर मैं माइलेज निकालने वाले मूड में हूं तो मैं इको पे चलाऊं। सिटी के अंदर अगर आपको इको पे चलाना है और आप सोच रहे हो कि यार इसकी माइलेज क्यों नहीं आ रही है, तो वो सिंपल रीजन है कि आप इसको जो पर्टिकुलर गाड़ी है अपनी नेक्सॉन को रेस ज्यादा दे रहे हो, क्योंकि उसको आपने हल्के पेडल से चलाना है। मतलब बहुत धीरे धीरे क्लच दबाना है और फिर छोड़ देना है। जब दूर से दिख रहा है कि गाड़ी रुकने का टाइम आ गया तो उसको धीरे से इसको वो कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो ये सारे अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चलाने के, तो आप इको में चलाओगे तो आपको माइलेज 200% देगी। अदरवाइज ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आप सिटी में भी चला सकते हो, लेकिन सिटी में क्या होता है, सिटी मोड में, इको में मैं बताता हूँ क्या होता है, आपकी गाड़ी की इंजन नॉइज मिनिमम रखेगा, मतलब जल्दी गियर शिफ्ट करेगा। आप जैसे 30 पे पहुंचे 3rd गियर लगा देगा, आप 40 पे पहुंचे 4th गियर लगा देगी गाड़ी। तो ये इको में चलता है। सिटी में से कैसे चलता है कि जैसे ही आप 30 पे पहुंचे तो 2nd गियर लगाता है, मतलब 2nd गियर में 30 पे चलाता है। अगर आप 40 पे पहुंचे तो ये 3rd गियर लगाएगा, तो ये पीछे चलता है। जैसे उसमें क्या था, इको में 3rd पे 30, 4th पे 40, इसमें क्या होता है 3rd पे 40, मतलब 40 पे 3rd, मतलब 40 की स्पीड जब आप अटेन करोगे तो 3rd गियर लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका तरीका है इसका चलाने का। अब स्पोर्ट्स मोड क्या है, 40 2nd गियर पे लेके जाता है, तो आपका 120 bhp का जो पावर है ना वो निकल के आता है, हायर RPM निकल के आता है, और वो आपको एडवांटेज देता है भगाने का। और क्योंकि इस गाड़ी का वेट देखो हैवी है, तो मैं सोचूंगा कि अगर ये मारुति जैसी गाड़ी बनाते ना तो ये इंजन तो रॉकेट बन जाता, मतलब ये बहुत तेज भगाते हैं इस इंजन को। इसको वो टर्बो चार्ज, JTP वेटीपी कुछ भी बोल सकते थे। क्योंकि इसका वेट है तो नेचुरली उतना एडवांटेज नहीं मिलता भगाने में, लेकिन स्पोर्ट्स मोड इस गाड़ी को टोटली जस्टिफाई करता है। 3 जनों के साथ में बैठ के भगाई है और डिसेंट है। अब मैंने स्पोर्ट्स मोड यूज किया इसका तो बहुत डिसेंट है। तो ये आपके ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का मेरी तरफ से फीडबैक है,
जो कि आपको ये मोड्स ही हैं जो इस गाड़ी को जीतने में मदद करते हैं, बाकी नॉर्मल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में। मैं किसकी कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे स्विफ्ट, मैं स्विफ्ट भी प्लान कर रहा था, बट स्विफ्ट में मुझे वो कमी लगती थी तो मैंने छोड़ दिया। इसके अंदर मुझे ये एडवांटेज मिला तो मैंने इस वजह से इस गाड़ी को फाइनल करके बुक कर दिया। तो मैं, अगर आप मुझे कहोगे कि क्या मैं ये गाड़ी लूं, तो मैं कहूंगा अगर आप वेन्यू का बजट रखते हो और पीछे आपके यहाँ ज्यादा लोग नहीं बैठना चाहते, अभी लुक्स वुक्स सब छोड़ दो, मैं कंफर्ट की बात कर रहा हूं, तो आप वेन्यू ले लो DCT ऑटोमेटिक। लेकिन वो बजट बहुत फर्क है। मेरे को ये गाड़ी 9.5 लाख के आसपास पड़ी है, 9.25 लाख पड़ी है। आपको वेन्यू पड़ रही थी 10.25 या 10.5 लाख के आसपास, और उसका सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं था जो कि मुझे लगवाने फिर पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो ये तो बात होगी वेन्यू की। इस गाड़ी की अगर बात करूं तो प्रिसाइसली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए टोटली वैल्यू फॉर मनी है। क्यों? क्योंकि भगाने वाले मूड में स्पोर्ट्स मोड है। हाँ, वेन्यू जितना फास्ट नहीं है, लेकिन जब आप कभी भी किसी गाड़ी के साथ भगाओगे ना, आपको जो कंपैरिजन लगता है कि यार वेन्यू और मेरी रेस हो जाए तो कौन जीतेगा, तो मैं कहूंगा कि इसके स्पोर्ट्स मोड में भगाओगे तो आप जीतोगे। 2 रीजन है। पहली चीज कि स्पोर्ट्स मोड इसका सही चलता है, डिसेंट चलता है, थोड़ा सा वेन्यू से पीछे रहेगा, लेकिन हाई स्पीड पे इसका कॉन्फिडेंस जो आता है इस गाड़ी को भगाने में, वो शायद वेन्यू में ना आए। तीसरी चीज आपकी सेफ्टी। ये गाड़ी को बेटा 5 स्टार रेटिंग मिले हैं, तो यस, ये इसका एडवांटेज है। और मैंने भी ये इसी रीजन से लिया। एयरबैग सब मिल रहे हैं। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, फैब्रिक सीट्स हैं, बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू लेदर सीट्स। मेरे W10 में भी लेदर सीट्स हैं, और जो XUV है, और उससे कई ज्यादा कंफर्टेबल है मुझे ये गाड़ी लगती है, क्योंकि फैब्रिक होता है, लेदर होता है। तो ये मेरे पॉइंट्स हैं इसके। बाकी गाड़ी में आपको एक बार दिखा देता हूं। बाकी ये मेरी गाड़ी है, और स्टीयरिंग को इग्नोर कर देना, टर्न करके खड़ा किया हुआ। ये हमारा ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। सो इजी, बहुत अच्छी गाड़ी है। फैब्रिक सीट्स हैं आपके, और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं, अच्छे बकेट सीट्स हैं। मैंने ना माइक्रा में मुझे मिले, ना XUV में इतने कंफर्टेबल सीट्स मिले, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं। और मैं अभी इसको समवेयर अराउंड 1100-1200 किलोमीटर चला चुका हूं गाड़ी को। मैं आपको बाहर से हमारी गाड़ी का लुक दिखा देता हूं कि मैंने क्या इसमें चेंज किया है। तो बाहर से मैंने ये अलॉयज लगाए हैं इस गाड़ी के, जो कि आप लोगों को दिख रहे होंगे, और ये है अब गाड़ी का लुक। सो गाड़ी का ये लुक आता है। गाड़ी का ये लुक आता है आपका, और मुझे पर्सनली कस्टमाइज करना बहुत पसंद है, एंड आई होप आपको भी मेरी गाड़ी पसंद आई हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।